देखिए ये केस स्टडी ये है कि आप एक म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, ठीक ना। आप जहाँ पोस्टेड है ना वहाँ एक इशू ऐसा आया है कि रोड बहुत नैरो है ना। तो क्या है कि वहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो जो वहाँ के लोकल पीपल जो रोड ट्रेवल करते हैं ना उनको दिक्कत आ रही है ना। बहुत तरह की दिक्कत है उसमें से। अब क्या है कि रोड को अगर वाइड करना है वो तो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि उसी आगे जाके जो है ना उसी रोड पे जो है ना बहुत सारे मंदिर बने हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों के घर भी बने हुए हैं। तो यदि रोड को वाइड करना है ना तो हमको ये तो मंदिर को हटाना पड़ेगा और फिर घर को भी हटाना पड़ेगा। अब जैसे ही उन लोगों ने सुना ना तो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दें कि नहीं मैं बहुत दिन से रह रहा हूँ, मैं नहीं हटूंगा। तो अब यहाँ पे इशू आ रहा है तो रोड वाइड नहीं करेंगे कि उनकी बात सुनेंगे। अभी चूंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट ये बोल रहा है कि इशूज़ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और राइट्स इशू। और थर्ड है कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेंगे, उसको जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में मेरे हिसाब से कि इंट्रोडक्शन हमेशा ऐसा लिखिए ना कि जो पूरे केस स्टडी को इन्वॉल्व कर सके। तो आप केवल 3 बार ऐड कीजिए इसमें कि दिस केस स्टडी revolves around administrative ethics where religious sentiment at one stake and encroaching public land and public welfare at the other hand। ये होना चाहिए, बस इतना है। तो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड भी यूज कर दिया और पूरा किसके बारे में है ये भी लिख दिया। स्टेक होल्डर आप लिखें या ना लिखें ऑप्शनल है। अब चलते हैं इशूज में। तो फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में। तो इसमें अंदर के बहुत सारे इशू लिख सकते हैं आप, लेकिन 2-3 इशू आप ऐसे लिख सकते हैं। एक तो डिस्क्रिशनरी पावर, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ पे ऑर्डर दिया है ना कि आपको जो है ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि रोड बनाना है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा वेट करेंगे, सीधे स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके डिस्क्रिशनरी पावर इशू में है। सेकंड चीज़ पब्लिक सेफ्टी का इशू है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये वाला इशू जो है ना थोड़ी दिक्कत है। सेकंड इशू है लीगल इशू, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का इन्वॉल्व है। तो एक आर्टिकल 25 सीधे बोलता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लेकिन रिलीजन तो फ्रीडम कर सकते हैं पर क्या है कि उसमें रिस्ट्रिक्शन भी है। तो कहाँ तक रिस्ट्रिक्शन है ये थोड़ा इशू आएगा बीच में इसमें, क्योंकि लोगों को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये थोड़ा क्या इशू आएगा। फिर एक आर्टिकल 21 भी तो है, बोल सकते भाई मेरी पर्सनल लिबर्टी है, मैं करूँगा ऐसा। फिर एक रूल ऑफ लॉ कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आप ऐसा करो, चूंकि आप ब्यूरोक्रेट है तो आपकी ड्यूटी क्या है, उनकी बात मानना गवर्नमेंट की। ये भी इशू आएगा, है ना। तो ये लिख सकते हैं आप। फिर आएगा राइट्स इशू। सबसे पहले इशू क्या आएगा राइट्स इशू में, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 भी आप बोल सकते हैं, है ना। चूँकि उनके रहने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, ऐसे क्लीन इन्वायरमेंट आप ऐड कर सकते हैं। और एक रिहेबिलिटेशन, भाई वो बोल सकते हैं भाई कि मुझे नहीं जाना है क्योंकि मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा। अब क्या करेंगे बताइए। और भाई भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ हटी नहीं, क्या करेंगे, दिक्कत ये है। तो ये है। फिर एक है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल यहाँ पे आ रहा है कि आप रोड वाला, चूँकि देखो वो लोग भी तो हैं भाई, वो लोग भी तो हैं ना, रिलीजियस पीपल भी तो हैं और एक इधर भी हैं, तो दोनों इशू है। तो ये थोड़ा सा इशू है राइट्स इशू का। बस 2 पॉइंट ही लिखना है ना। आपको लग रहा हो कि मैं बहुत पॉइंट लिख सकता हूँ ना, जब लिखेंगे ना 15 मिनट के अंदर तो नहीं लिख पाएंगे। फिर है कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए कोर्स ऑफ एक्शन जानते क्या होता है कि 4-5 स्टेप आपको कंटिन्यूसली लेना है और एट द सेम टाइम लेना है। ऐसा नहीं कि एक स्टेप ले फिर 2 महीने बाद जाके सो जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो फर्स्ट अगर ऐसा कोई चीज़ आए ना तो एक कमेटी बना दीजिए, कंस्टिट्यूट अ पीस कमेटी इन्वॉल्विंग लोकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर और सम अदर पीपल जो उसमें एक्सपर्ट हों। सेकंड डायलॉग एंड कम्युनिकेशन विथ जो पीपल इन्वॉल्व हैं। और थर्ड जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना उनके लीडर को बुलाइए और उनको परसुएट कीजिए क्या है कि आप लोगों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ मैं, आप लोग समझिए और अपने लोगों को समझाइए। इसको बोलते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट। और फोर्थ जानते क्या है, क्या डायलॉग मतलब वो नहीं हो गया रिहेबिलिटेशन, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है ना। तो अभी से इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कमेटी क्या बोलेगी। फिर फिफ्थ है स्पीकिंग नोटिस कि फाइनल वार्निंग दे दीजिए कि देखिए वो हटेगा, आप लोग डिसाइड कर लीजिए कहाँ कैसे जाना है। और लास्ट में टॉक टू योर सीनियर कि और कुछ दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्या, यानी क्या है। हालांकि सीनियर भी यही बोलेगा जो आप बोल रहे हैं, पर क्या है कि आपकी इससे एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाती है। हाँ, एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाती है। ये हो गया। तो अल्टीमेटली इन सब स्टेप्स लेने से हमारा क्या इंश्योर हो रहा है, पब्लिक वेलफेयर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड लीगलिटी, ये सब इंश्योर हो रहा है इन सब एक्शन से। ये हो गया जस्टिफिकेशन। लास्ट में कंक्लूजन देखिए क्या है ना, आप इसमें ऐड करेंगे कि इससे क्या है ना ये होगा वो होगा, बहुत पॉइंट रिपीट हो जाएगा। कुछ लोग इसमें मेरा फॉरवर्ड भी लिखते हैं ना, नो नीड टू राइट वे फॉरवर्ड, नो नीड टू राइट वे फॉरवर्ड, है ना। चाहे तो आप केस स्टडी कोई इसमें ला सकते हैं कि ऐसा हुआ था, इन वे लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं। हाँ,
अब चलिए उसमें कंक्लूजन में, तो मैं तो कोड सीड करता हूँ, छः की सीढ़ी आती है, मैं छः कोड जो है ना कहीं ना कहीं से मैं उठा लेता हूँ, मेरे को याद ही आ जाती है। तो ये देख क्या है कि इसमें एक पीपल को नुकसान होगा ही होगा, तो मेरे मन में ये आ गया था कि यू कैन नॉट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन फॉलो राइट अप्रोच ऑल द टाइम। तो ये हाईलाइट करता है, देखिए क्या है ना कि सिविल सर्वेंट के पास हमेशा डायलेमा आएगा कि मैं ये करूं कि वो करूं, लेकिन उसे हमेशा राइट अप्रोच फॉलो करना है। भले कुछ लोग जो है ना वो आपसे नाराज ही हों, वो बाद में समझ जाएंगे कि आपने एक्शन क्यों लिया था, यदि वो एक्शन लीगल है तो। दैट्स इट, खत्म हो जाएगा केस स्टडी।